अपराध और दंड, अध्याय 6 भाग 3। उसे स्विद्रिगाइलोव से जल्द मिलने की बेचैनी थी। उस आदमी से वह क्या पाने की उम्मीद कर सकता था, ये तो उसे भी नहीं मालूम था, लेकिन लगता था उस पर उस शख्स का किसी न किसी तरह का दबाव था। इस बात को एक बार समझ लेने के बाद वह अब चैन से नहीं बैठ सकता था। अलावा इसके, अब वक्त भी आन पहुंचा था। रास्ते में एक सवाल उसे खास तौर पर परेशान करता रहा, क्या स्विद्रिगाइलोव पोफिरी से मिलने गया था? जहां तक वह समझ पा रहा था और यह बात वो कसम खाकर कहने को तैयार था, वह नहीं गया था। उसने एक बार फिर ध्यान से इस सवाल पर सोचा, पोफिरी के साथ अपनी मुलाकात की छोटी से छोटी बात को भी याद किया और इसी नतीजे पर पहुंचा, वो नहीं गया था, कतई नहीं गया था। लेकिन अगर वह पोफिरी के पास अभी तक नहीं गया था तो क्या अब जाएगा या नहीं? उस वक्त उसे पूरा यकीन था कि वह नहीं जाएगा। क्यों? इसकी कोई वजह वह नहीं बता सकता था, लेकिन अगर बता भी सकता तो इस वक्त वह इस पर ज़्यादा वक्त खराब करने को तैयार नहीं था। ये सारी बातें उसे परेशान तो करती थीं, पर न जाने क्यों ऐसा लगता था कि उसे इनकी कोई परवाह नहीं है। यह एक अजीब बात थी और इस पर शायद कोई यकीन भी न करता, लेकिन उसे न तो अपनी वर्तमान स्थिति की बहुत चिंता थी और न अपने निकट भविष्य की। उसे चिंता किसी और ही बात की थी, एक ऐसी बात की जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी, एक ऐसी बात की जो खास अहमियत रखती थी, एक ऐसी बात की जिसका किसी दूसरे से कोई संबंध नहीं था, लेकिन वह बिल्कुल ही दूसरी बात थी और उसका महत्व भी बहुत खास था। अलावा इसके वह एक गहरे नैतिक पतन का एहसास भी कर रहा था। हालांकि आज उसका दिमाग जितनी अच्छी तरह काम कर रहा था, उतनी अच्छी तरह इधर हाल में कभी नहीं किया था। खैर, जो कुछ हो चुका था उसके बाद इन छोटी मोटी कठिनाइयों पर काबू पाने का क्या सचमुच कोई फायदा था? मिसाल के लिए, क्या इस बात का कोई फायदा था कि स्विद्रिगाइलोव को पोफिरी से मिलने से रोकने की योजना बनाई जाए और उसके लिए कोई साजिश की जाए, या स्विद्रिगाइलोव जैसे आदमी को समझने, उसके बारे में मालूम करने की कोशिश करने और उस पर वक्त खराब करने का? इन सब बातों से वह कितना तंग आ चुका था। फिर भी इन तमाम बातों के बावजूद वह स्विद्रिगाइलोव से मिलने के लिए भागा चला जा रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि वह उससे किसी नई बात की उम्मीद रखकर जा रहा था, कुछ हिदायतों की बच निकलने के किसी रास्ते की डूबते को तिनके का सहारा होता है? क्या नियति या कोई सहज भावना उन दोनों को एक दूसरे के करीब ला रही थी? शायद वह सिर्फ महसूस कर रहा था, शायद ये घोर निराशा थी, शायद उसे स्विद्रिगाइलोव की नहीं, किसी दूसरे ही आदमी की जरूरत थी और स्विद्रिगाइलोव तो बस रास्ते में आ गया था सोनिया की। लेकिन अब वह सोनिया के पास क्यों जाए, एक बार फिर आंसुओं की भीख मांगने? अलावा इसके उसे सोनिया से डर भी लग रहा था। उसकी निगाह में सोनिया एक निर्मम भर्त्सना की, एक अटल निर्णय की प्रतीक थी। वहां तो बस ये था कि या तो सोनिया का रास्ता हो या उसका अपना। खास तौर पर उस समय वह अपने को उसने मिलने के लिए तैयार नहीं कर पा रहा था। इससे कहीं अच्छा शायद ये होता कि वह स्विद्रिगाइलोव को आजमा कर देखे और यह मालूम करे कि वह किस किस्म का आदमी है। वह अपने दिल की गहराई में इस बात को मानने पर मजबूर था कि उसे बहुत अरसे से किसी वजह से उसकी जरूरत थी। तो भी ऐसी क्या चीज़ थी जो उन दोनों के बीच एक जैसी थी? उन दोनों ने जो कत्ल किए थे वे भी तो एक ही तरह के नहीं थे। अलावा इसके वह आदमी बेहद आपत्तिजनक, बेहद अनैतिक, परले दर्जे का कमीना और धोखेबाज और शायद कीने से भरा हुआ भी था। उसके बारे में कैसे कैसे भयानक किस्से कहे जाते थे। ये सच था कि कतेरीना इवानोवना के बच्चों के लिए वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन कौन जाने उसका मकसद क्या था या इन बातों के पीछे रहस्य क्या था? उस आदमी के पास तरह तरह के मंसूबों की कभी कोई कमी तो रही नहीं। उन दिनों रस्कोल्निकोव के दिमाग पर एक और विचार छाया हुआ था जिसने उसे बहुत परेशान कर रखा था। हालांकि उसने उसे अपने दिमाग से निकालने की पूरी कोशिश की थी, क्योंकि वह उसके लिए बहुत कष्टदायक था। कभी कभी वह ये सोचे बिना रह नहीं सकता था कि स्विद्रिगाइलोव उसका पीछा करता आ रहा था और अब भी कर रहा था, कि स्विद्रिगाइलोव ने उसका भेद पा लिया था, कि स्विद्रिगाइलोव के दिल में दुनिया के बारे में भी कुछ मंसूबे रह चुके थे। और अगर ये मंसूबे अब भी हों तो ये लगभग तय था कि उसके दिल में ऐसे मंसूबे अब भी थे। अगर उसका भेद पा लेने और इस तरह उसे अपने शिकंजे में कस लेने के बाद
वह इसे दुनिया के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करे तो क्या होगा। यह विचार जो उसे सपने में भी सताता रहता था, उसके मन में कभी इतने जोरदार ढंग से नहीं उठा था जिस तरह इस वक्त उठ रहा था जबकि वह स्विद्रिगोइलोव के पास जा रहा था। इस विचार के उठते ही वो गुस्से से पागल हो उठता था। पहली बात तो ये थी कि इससे हर चीज़ बदल जाएगी, उसकी अपनी स्थिति भी। उसे अपना भेद दुनिया को फौरन बता देना होगा। उसे शायद पूरी तरह आत्मसमर्पण कर देना होगा ताकि दुनिया को कोई नासमझी का कदम उठाने से रोका जा सके। वो खत दुनिया को उसी दिन सवेरे कोई खत मिला था। पीटर्सबर्ग में भला उसे किसने खत भेजा होगा, शायद लुजिन ने। ये सच था कि रजुमिकिन वहां नजर रख रहा था, लेकिन रजुमिकिन कुछ नहीं जानता। क्या उसे रजुमिकिन को फौरन अपना भेद बता देना चाहिए? यह विचार रस्कोल्निकोव के लिए काफी अप्रिय था। बहरहाल, उसे स्विद्रिगाइलोव से जल्द मिलना होगा। उसने मन ही मन अंतिम निर्णय किया। खैरियत की बात ये थी कि इस बारे में ब्यौरे की बातों का उतना महत्व नहीं था जितना मुख्य बात का। लेकिन अगर वह सचमुच ऐसा कुछ कर सकता हो, अगर दुनिया के खिलाफ स्विद्रिगाइलोव सचमुच कोई मंसूबा बना रहा हो तो। पिछले 1 महीने की घटनाओं से थककर रस्कोल्निकोव इतना चूर हो चुका था कि इस तरह के सवालों का एक ही फैसला कर सकता था, फिर तो मैं उसे मार डालूंगा। उसने क्रूर निराशा के भाव से यह बात सोची और बेहद उदास हो गया। ये देखने के लिए कि वह किधर जा रहा था और कहाँ तक पहुँच चुका था, वह सड़क के बीच में रुक गया। वह ओबुखोवस्की एवेन्यू में था, भूसा मंडी से कोई 30-40 गज दूर, जहाँ से वह चला था। बाईं ओर के मकान की पूरी दूसरी मंजिल में एक रेस्तरां था। सारी खिड़कियां पूरी खुली हुई थीं। खिड़कियों के रास्ते जो कुछ नजर आ रहा था उससे पता चलता था कि रेस्तरां खचाखच भरा हुआ है। खाने के कमरे से गाने की, एक वायलिन और क्लेरिनेट की आवाजें और एक तुर्की ढोल की धम-धम की आवाजें आ रही थीं। औरतों की चीखें सुनाई दे रही थीं। ये सोचकर कि वह ओबुखोवस्की एवेन्यू में मुड़ा ही क्यों था, वह वापस जाने ही वाला था कि उसे अचानक स्विद्रिगाइलोव दिखाई पड़ गया। रेस्तरां की एक सबसे दूर वाली खुली खिड़की के पास वह मुंह में पाइप लगाए चाय की मेज के सामने बैठा हुआ था। इस संयोग पर उसे बेहद आश्चर्य हुआ, बल्कि यूं कहिए कि वह धक से रह गया। स्विद्रिगाइलोव उसे चुपचाप देख रहा था। रस्कोल्निकोव को ये बात बरबस खटकी। उसे ऐसा क्यों लगा कि स्विद्रिगाइलोव उठना चाह रहा था ताकि इससे पहले कि उसे देखा जा सके, वो वहां से चुपचाप खिसक जाए। रस्कोल्निकोव ने भी फौरन यूं जताया कि जैसे उसने उसे देखा न हो, बल्कि किसी दूसरी ही दिशा में किसी दूसरी ही चीज को देख रहा हो, लेकिन वह कनखियों से बराबर उसे देखे जा रहा था। उसका दिल बेचैनी से धड़क रहा था। उसका अनुमान ठीक था। स्विद्रिगाइलोव साफ तौर पर यह नहीं चाहता था कि कोई उसे देख सके। उसने मुंह से पाइप निकाला और छिपाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ज्यों ही वह उठा और अपनी कुर्सी पीछे खिसकाई, उसे जरूर यह एहसास हुआ होगा कि रस्कोल्निकोव ने उसे देख लिया था और लगातार उस पर नजर रखे हुए था। इस समय उन दोनों के बीच जो कुछ हुआ वह बहुत कुछ उस दृश्य जैसा ही था जो रस्कोल्निकोव के कमरे में उनकी पहली मुलाकात के समय सामने आया था, जब रस्कोल्निकोव सो रहा था। स्विद्रिगोइलोव के चेहरे पर एक कमीनी मुस्कुराहट उभरी जो धीरे धीरे फैलकर चौड़ी होती गई। दोनों को ही मालूम था कि दूसरे ने उसे देख लिया है और उस पर नजर रख रहा है। आखिरकार स्विद्रिगाइलोव ठहाका मारकर हंसा। खूब, जी चाहे तो अंदर आ जाओ, मैं यहाँ हूँ, उसने खिड़की में से पुकार कर कहा। रस्कोल्निकोव सीढ़ियाँ चढ़कर रेस्तरां में जा पहुँचा। उसने देखा, स्विद्रिगाइलोव खाने के बड़े कमरे से लगे और उसके पीछे एक बहुत ही छोटे कमरे में बैठा था जिसमें बस एक खिड़की थी। खाने के बड़े कमरे में कई व्यापारी, सरकारी नौकर और बहुत से दूसरे लोग जान लड़ाकर गाने वालों की टोली के शोर के बीच 20 छोटी छोटी मेजों पर बैठे चाय निगल रहे थे। कहीं से बिलियर्ड की गेंदों के टकराने की आवाज आ रही थी। स्विद्रिगाइलोव के सामने मेज पर शैंपेन की एक खुली बोतल और एक आधा भरा गिलास रखा हुआ था। उसी कमरे में हाथ में छोटा सा ऑर्गन लिए हुए एक लड़का था और कोई 18 साल की, तंदुरुस्त और लाल लाल गालों वाली एक लड़की भी थी, जो धारीदार स्कर्ट उड़सकर पहने हुए थी और सर पर फीतों से सजी टाइरोलियन हैट लगाए हुए थी।
बगल वाले कमरे में गाने के शोर के बावजूद वह ऑर्गन की धुन पर ऊंची भर्राई हुई आवाज में कोई बाजारों गाना गा रही थी। अच्छा, अब रहने दो। रस्कोल्निकोव के अंदर आते ही स्विद्रिगाइलोव ने उसे टोकते हुए कहा। लड़की ने गाना फौरन बंद कर दिया और बड़े अदब से खड़ी इंतजार करती रही। बाजारों गाना गाते समय भी उसके चेहरे पर आदर और गंभीरता का यही भाव था। फिलिप, एक गिलास लाना, स्विद्रिगाइलोव ने आवाज दी। मैं शराब नहीं पीऊंगा, रस्कोल्निकोव ने कहा। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन गिलास तुम्हारे लिए मांगा भी नहीं। लो पियो, कात्या। आज मैं कोई और गाना नहीं सुनूंगा। तुम जा सकती हो। उसने कात्या के लिए एक गिलास भरा और एक पीला नोट निकालकर उसे दिया। कात्या ने एक घूंट में गिलास खाली कर दिया, जैसा कि औरतें आमतौर पर करती हैं, यानी 20 चुस्कियां लेने के लिए बीच में रुके बिना नोट लिया। स्विद्रिगाइलोव का हाथ चूमा, जो स्विद्रिगाइलोव ने बड़ी गंभीर मुद्रा बनाकर उसे करने दिया, और कमरे के बाहर चली गई। लड़का भी ऑर्गन लिए हुए उसके पीछे पीछे चला गया। उन दोनों को सड़क पर से लाया गया था। स्विद्रिगाइलोव को पीटर्सबर्ग आए अभी मुश्किल से 1 हफ्ता हुआ था, लेकिन इन थोड़े दिनों में ही उसके सारे तौर तरीके एक खास ढंग के बन चुके थे। वेटर फिलिप जल्द ही उसका पुराना दोस्त बन चुका था और बड़ी मुस्तैदी से उसका हर हुक्म बजा लाने को तैयार रहता था। खाने के कमरे में जाने वाला दरवाजा आमतौर पर बंद रहता था। इस छोटे कमरे में स्विद्रिगाइलोव को हर तरह की सुख सुविधा मिलती थी और वह शायद पूरा पूरा दिन उसी में काट देता था। रेस्तरां बहुत गंदा और सस्ता था, शायद दूसरे दर्जे का भी नहीं था। मैं आप ही से मिलने जा रहा था, रस्कोल्निकोव ने कहना शुरू किया। आपकी खोज में, लेकिन न जाने क्यों मैं भूसामंडी से ओबुखोवस्की एवेन्यू की तरफ मुड़ गया। मालूम नहीं किस लिए, मैं इधर कभी नहीं आता। आमतौर पर भूसामंडी से दाहिनी ओर मुड़ जाता हूँ। फिर यह आपके यहाँ जाने का रास्ता भी तो नहीं है। सड़क का नुक्कड़ मुड़ते ही आप पर मेरी नज़र पड़ी। अजीब बात है, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि चमत्कार है, इसलिए कि शायद यह महज इत्तफाक है। आह, तुम लोग भी अजीब हो, स्विद्रिगाइलोव ठहाका मारकर हंसा। मानोगे नहीं, हालांकि दिल में चमत्कारों में विश्वास रखते हो। तुमने अभी कहा कि शायद यह इत्तफाक था, पर मेरे दोस्त, जब खुद अपनी राय जाहिर करने का सवाल आता है तो तुम यहाँ के लोग इतने बुजदिल हो जाते हो कि सोचा भी नहीं जा सकता। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा। तुम अपने दिमाग से सोचते हो और इस बात से डरते भी नहीं। यही वजह है कि मेरे मन में तुम्हारे बारे में जानने की इच्छा पैदा हुई। इसके अलावा और कोई बात नहीं थी। क्यों, क्या इतना काफी नहीं है? स्विद्रिगाइलोव सचमुच तरंग में था, हालांकि थोड़ा ही था। उसने आधा गिलास शराब ही पी थी। मुझे तो लगता है कि आप जिस चीज को मेरा अपना दिमाग कहते हैं उसका पता लगने से पहले ही आप मुझसे मिलने आए थे, रस्कोल्निकोव ने अपनी राय जाहिर की। खैर, दूसरी ही बात थी उस वक्त। हर किसी का काम करने का अपना ढंग होता है। जहाँ तक चमत्कार का सवाल है, तो मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ कि तुम पिछले 2-3 दिन से सोते रहे हो। इस रेस्तरां के बारे में मैंने खुद तुम्हें बताया था, और यहाँ तुम्हारे आने में ऐसी कोई चमत्कार की बात नहीं है। मैंने तुम्हें यहाँ आने का रास्ता बताया था, इस जगह के बारे में बताया था, ये बताया था कि यह जगह कहाँ है और यह भी बताया था कि मैं यहाँ किस वक्त मिल सकता हूँ। याद नहीं, मुझे याद नहीं पड़ता, रस्कोल्निकोव ने हैरान होकर जवाब दिया। चलो, तुम्हारी बात माने लेता हूँ। मैंने 2 बार तुम्हें इसके बारे में बताया था, सो पता अनजाने ही तुम्हारे दिमाग में चिपका रह गया होगा और तुम आप ही मेरे बताए हुए रास्ते पर चलते हुए इस सड़क पर मुड़े होगे, हालांकि यह बात तुम्हें खुद मालूम नहीं रही होगी। तुम्हें इसके बारे में अभी उस दिन जब मैं बता रहा था तब मेरे ख्याल में तुम समझे नहीं थे। दोस्त, तुम खुद अपना भेद बहुत ज्यादा खोलते चलते हो। एक बात और, मुझे पूरा यकीन है कि पीटर्सबर्ग में ऐसे बहुत से लोग हैं जो चलते चलते अपने से बातें करते रहते हैं। यह आधे पागलों का शहर है। अगर यह वैज्ञानिकों का राष्ट्र होता तो हमारे डॉक्टर, वकील और ये दार्शनिक यहाँ पीटर्सबर्ग में अपने अपने क्षेत्रों में बहुमूल्य खोजें कर सकते थे। तुम्हें पीटर्सबर्ग जैसी जगह आसानी से नहीं मिलेगी जहाँ आदमी के दिमाग पर इतनी सारी विचित्र, कठोर और निराशाजनक चीज़ों का असर पड़ता रहता है।
जरा सोचो, अकेले यहाँ की जलवायु का ही कितना असर पड़ता होगा। और यह रूस के प्रशासन का केंद्र भी है और इसके चरित्र की झलक हर चीज में दिखाई देना लाजमी है। लेकिन इस वक्त मैं ये बात समझाना नहीं चाहता। बात यह है कि तुम्हारे जाने बिना ही मैं अब तक कई बार तुम्हें गौर से देख चुका हूँ। जब तुम अपने घर से निकलते हो तब तुम अपना सर ऊंचा किए रखते हो। 20 कदम के बाद तुम्हारा सर झुक जाता है और तुम अपने हाथ पीठ पीछे बांध लेते हो। आंखें खोले चीजों पर तुम नजर तो डालते हो, लेकिन साफ मालूम होता है कि न तो अपने सामने की कोई चीज देखते हो और न अपने दोनों तरफ की। आखिर में तुम्हारे होठ हिलने लगते हैं और तुम खुद से बातें करने लगते हो। इसके ही साथ अक्सर तुम अपना एक हाथ दूसरे से छुड़ाकर कविता पाठ जैसा कुछ करने लगते हो। आखिर में तुम बीच सड़क रुक जाते हो और देर तक वहीं खड़े रहते हो। पर जनाब, बहुत बुरी बात है ये। मेरे अलावा दूसरे लोगों का ध्यान भी इस बात की ओर जा सकता है और हो सकता है कि तुम ऐसा न चाहो। जाहिर है, मैं इसकी जरा भी परवाह नहीं करता, नहीं यह उम्मीद करता हूँ कि मैं तुम्हारी यह बीमारी ठीक कर सकता हूँ। अलबत्ता तुम मेरा मतलब समझ गए होगे कि नहीं। आप क्या ये बात जानते हैं कि मेरा पीछा किया जा रहा है? रस्कोल्निकोव ने पैनी नजरों से स्विद्रिगाइलोव को देखते हुए पूछा। नहीं, मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं, स्विद्रिगाइलोव ने इस तरह जवाब दिया, गोया उसे ये सुनकर ताज्जुब हुआ हो। खूब, तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, रस्कोल्निकोव माथे पर बल डालकर बुदबुदाया। अच्छी बात है, तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ देते हैं। मुझे तो आप ये बताइए कि अभी जब मैं सड़क से ऊपर खिड़की की ओर देख रहा था तो मुझसे आप छिप क्यों रहे थे? आप अगर यहाँ आम तौर पर पीने आते हैं और 2 बार मुझसे यहाँ आकर मिलने को कह चुके हैं तो आपने मुझसे नज़र चुराकर यहाँ से खिसकने की कोशिश क्यों की? मैं सब देख रहा था। हाँ हाँ, और जब मैं तुम्हारे चौखट पर खड़ा था और तुम आंखें बंद किए सोफे पर पड़े थे तो सोने का बहाना क्यों कर रहे थे? जबकि तुम सो नहीं रहे थे, मैंने भी अच्छी तरह सब कुछ देखा था। हो सकता है कि मेरे ऐसा करने की कोई वजह रही हो, जैसा कि आप खुद जानते हैं। मेरे पास भी ऐसा करने की वजह हो सकती है, हालांकि तुम उसे नहीं जान सकोगे। रस्कोल्निकोव ने अपनी दाहिनी कुहनी मेज पर टिका ली और दाहिने हाथ की उंगलियों से थोड़ी को नीचे से सहारा देकर गौर से स्विद्रिगाइलोव को घूरने लगा। वो लगभग 1 मिनट तक उसके चेहरे को नजरें जमा कर देखता रहा, क्योंकि हमेशा से ही वो उसके चेहरे से बहुत प्रभावित था। वो एक अजीब किस्म का चेहरा था जो देखने में मुखौटे जैसा लगता था। सफ़ेद चेहरा, लाल गाल, गहरे लाल होठ, हल्के रंग के सन जैसे बालों की दाढ़ी और सुनहरे बाल जो अभी तक काफ़ी घने थे। लेकिन उसकी आंखें ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही नीली लगती थीं और नज़र ज़रूरत से ज़्यादा बोझिल और निश्चल थी। इस खूबसूरत चेहरे में, जो उसकी उम्र को देखते हुए बेहद नौजवान चेहरा था, कोई बात ऐसी जरूर थी जिससे नफरत पैदा होती थी। स्विद्रिगाइलोव की पोशाक गर्मियों वाले हल्के कपड़े की बनी हुई थी और लगता था उसे अपनी कमीज पर खास गर्व था। उसकी एक उंगली पर बड़ी सी अंगूठी थी जिसमें कीमती नग जड़ा हुआ था। मुझे क्या आपके पीछे भी वक्त बर्बाद करना होगा? रस्कोल्निकोव ने अचानक बेसब्री से कसमसाते हुए सीधे मतलब की बात कही। हो सकता है आप कोई मुसीबत खड़ी करना चाहें और बहुत ही खतरनाक साबित हो, लेकिन आपकी वजह से मैं अपनी जिंदगी में कोई उलझाव पैदा करने को तैयार नहीं हूँ। आपको मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि मुझे अपनी उतनी चिंता कतई नहीं जितनी आप शायद समझते हैं। इतना समझ लीजिए जनाब, मैं आपसे साफ साफ ये कहने आया हूँ कि अगर आप अभी भी मेरी बहन की तरफ वही पहले वाले इरादे रखते हैं और अगर यह समझते हैं कि आपको अभी हाल में मेरे बारे में जिस बात का पता लगा है उसे इस्तेमाल करके आप अपनी मंशा पूरी कर लेंगे, तो इससे पहले कि आप मुझे जेल भिजवाएं, मैं आपको जान से मार दूंगा। मेरी कोरी धमकियां देने की आदत नहीं है और मैं समझता हूँ आप ये जानते ही होंगे कि मैं अपनी बात का पक्का हूँ। दूसरे, अगर आपको मुझसे कोई बात कहनी है, क्योंकि मुझे हर वक्त ऐसा लगता रहता है कि आपको मुझसे कोई बात कहनी है, तो वह बात आप मुझे फौरन बता दीजिए। इसलिए कि वक्त बहुत कीमती है और बहुत मुमकिन है कि जल्दी देर हो जाए और वह बात बताने का वक्त न रहे। ऐसी जल्दी क्या है? कहीं जाना है क्या? स्विद्रिगाइलोव ने हैरानी से उसे देखते हुए पूछा।
हर आदमी का काम करने का अपना ढंग होता है, रस्कोल्निकोव ने बेचैनी से और गंभीर होकर जवाब दिया। अभी तुमने खुद मुझे ललकारा था कि मैं तुमसे साफ साफ बातें करूं और अब तुम मेरे पहले ही सवाल का जवाब देने से इनकार कर रहे हो। स्विद्रिगाइलोव ने मुस्कराते हुए अपनी राय जाहिर की। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि तुम समझते हो, मेरे मन में कोई बात है और इसीलिए तुम मुझे शक की नज़र से देखते हो। खैर, तुम्हारी हालत को देखते हुए यह बात पूरी तरह समझ में आती है, लेकिन ये चाहते हुए भी कि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती निभाऊं, मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश नहीं करूंगा कि ऐसा समझना तुम्हारी भूल है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि यह कोई ऐसी बात नहीं जिसमें दिमाग खपाया जाए। सच तो यह है कि तुमसे किसी खास बात के बारे में चर्चा करने का मेरा कोई इरादा भी नहीं था। तो फिर आपको मेरी इतनी क्या जरूरत पड़ी थी? आप ही तो मुझे तलाश करते घूम रहे थे, कि नहीं? तुम्हें बस देखने समझने की एक दिलचस्प चीज मानते हुए, तुम्हारे लिए मेरे मन में सिर्फ इसलिए दिलचस्पी पैदा हुई थी कि तुम जिस हालत में थे वह अजीब थी। जी, यही बात थी। अलावा इसके तुम एक ऐसी नौजवान महिला के भाई हो जिनमें मेरी काफ़ी दिलचस्पी रही है और जिनसे मैंने तुम्हारे बारे में इतना कुछ सुना था कि मैं लाजमी तौर पर इसी नतीजे पर पहुंचा कि उन पर तुम्हारा गहरा असर रहा है। क्या इतना काफ़ी नहीं है? हाँ हाँ हाँ, तो भी मैं यह मानने को तैयार हूँ कि तुम्हारा सवाल कुछ टेढ़ा है और उसका जवाब देना मेरे लिए मुश्किल है। मिसाल के लिए, तुम मेरे पास न सिर्फ एक खास मकसद से आए हो, बल्कि इसलिए भी आए हो कि तुम कोई नई बात जानने के लिए बेचैन हो। है न यही बात है न? स्विद्रिगाइलोव का यह मुस्कराहट के साथ बार बार अपना सवाल पूछता रहा। अच्छा, तब तुम क्या कहोगे अगर मैं कहूँ कि यहाँ आते वक्त रास्ते में रेल पर मैं यही आस लगाए हुए था कि तुम मुझे कोई नई बात बताओगे और मुझे तुमसे कोई अनमोल चीज़ मिलेगी? देखा ना, हम दोनों किस कदर दौलतमंद हैं। आप मुझसे क्या पाना चाहते थे? मैं भला क्या बताऊं? सच पूछो तो मुझे खुद मालूम नहीं। तुम देख रहे हो ना कि मैं किस तरह के गंदे होटल में अपना वक्त बिताता हूँ, और यह मुझे अच्छा भी लगता है, या शायद ये कहना बेहतर होगा कि यह जगह मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती है जितनी यह बात लगती है कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ मुझे सुख मिल सके। मिसाल के लिए, उस बेचारी कात्या को लो, तुमने देखा था न उसे? अगर मैं कोई पेटू होता या क्लबों में अच्छा खाने का शौकीन होता तो कोई बात भी होती, लेकिन ये रहा वो खाना जो मैं खाता हूँ। ये कहकर उसने कोने में रखी एक छोटी सी मेज की तरफ इशारा किया जिस पर टीन की एक तश्तरी में बहुत ही बुरी बीफस्टेक का बचा हुआ टुकड़ा और आलू के कुछ कतले पड़े थे। अरे हाँ, तुमने खाना खा लिया है क्या? मैं अभी थोड़ा सा खा चुका हूँ, अब कुछ खाने को जी नहीं चाहता। मिसाल के लिए, मैं शराब नहीं पीता, शैंपेन छोड़ कोई हल्की शराब भी नहीं पीता, और उसका भी पूरी शाम में एक गिलास। उतने से ही मेरे सर में दर्द होने लगता है। इस वक्त तो मैंने बस अपना हौसला बढ़ाने के लिए थोड़ी सी मंगा ली थी, क्योंकि अभी मुझे किसी से मिलने जाना है। इसीलिए तुम मुझे एक खास किस्म की दिमागी हालत में देख रहे हो। मैंने स्कूली लड़कों की तरह छिपने की कोशिश इसलिए की थी कि मुझे डर था तुम इस वक्त मेरे लिए मुसीबत बन जाओगे। लेकिन उसने घड़ी निकाल कर देखा, मैं समझता हूँ तुम्हारे लिए 1 घंटे का वक्त अभी मेरे पास है। इस वक्त 4:30 बजे हैं। देखो, बात यह है कि मेरा बहुत जी चाहता है कि मेरे पास करने को कुछ होता। काश मैं जमींदार होता, या बाप होता, या घुड़सवार फौज का अफसर होता, या फोटोग्राफर होता, या पत्रकार होता। लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मुझे कोई काम भी नहीं आता। कभी कभी मैं बेहद ऊब जाता हूँ। मैं सोच रहा था कि तुम मुझे नई बात बताओगे, लेकिन आप हैं कौन और यहाँ किस लिए आए हैं? मैं कौन हूँ? क्यों, तुम्हें मालूम नहीं? मैं एक शरीफ आदमी हूँ, 2 साल तक घुड़सवार फौज में नौकरी की, उसके बाद कुछ समय तक यहाँ पीटर्सबर्ग में भटकता रहा, फिर उस औरत से शादी कर ली जो अब मर चुकी है और देहात में रहने लगा। मेरी जिंदगी की कहानी बस यही है। मैं समझता हूँ आप जुआरी भी हैं। नहीं, भला किस तरह का जुआरी मैं हो सकता हूँ? मैं पत्तेबाज हूँ, जुआरी नहीं। आप सचमुच पत्तेबाज रह चुके हैं? हाँ, पत्तेबाज भी रह चुका हूँ। और कभी आपकी पिटाई भी हुई है? हुई है। क्यों? खूब।
तो मैं समझता हूँ कि आपके सामने ऐसे मौके भी आए होंगे जब आपने किसी को द्वंद्व के लिए भी ललकारा होगा। आमतौर पर इस तरह की बातों से जिंदगी में आदमी की दिलचस्पी बनी रहती है। मैं तुम्हारी बात को झुठलाना नहीं चाहता। इसके अलावा मैं दार्शनिकों जैसी बातें करने में भी कोई माहिर नहीं हूँ। लेकिन यह मान लेने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है कि यहाँ मैं खास तौर पर औरतों की वजह से ही आया। कुछ ही दिन पहले अपनी बीवी को दफन करके यहाँ आए, क्यों? हाँ, तो स्विद्रिगाइलोव ने हत्था देने वाली मुस्कान मुस्कुराया। तो क्या हुआ? मुझे लगता है तुम ये सोचते हो कि औरतों के बारे में मेरा इस तरह बातें करना कोई बेहुदा बात है। क्यों? आपका मतलब यह है कि मैं बदकारी को कोई बुराई समझता हूँ कि नहीं? बदकारी तो तुम ये सोच रहे हो, लेकिन पहले मैं आम तौर पर औरतों के बारे में अपनी राय साफ साफ बता दूं। तुम जानते हो, इस वक्त मेरा थोड़ा दिल खोलकर बातें करने को जी चाह रहा है। अब तुम ही बताओ, मैं किस लिए अपने आप को काबू में रखूं? अगर औरतें अच्छी लगती हैं तो मैं उन्हें क्यों छोड़ दूं? कम से कम मेरा वक्त तो कट जाता है। तो आप यहाँ सिर्फ बदकारी की उम्मीद लेकर आए हैं? अच्छा, तो क्यों नहीं? इसी को रटने से फायदा। तुम्हारे दिमाग पर बदकारी ही सवार है। हाँ, मैं बदकारी को पसंद करता हूँ। सवाल कम से कम सीधा तो पूछा गया। इस बदकारी में कोई चीज़ ऐसी है जो हमेशा रहती है? कोई ऐसी चीज़ जिसकी बुनियाद प्रकृति पर होती है, जो महज कल्पना की उड़ान की पाबंद नहीं होती? कोई ऐसी चीज़ जो खून में हमेशा एक दहकते अंगारे की तरह मौजूद रहती है? कोई ऐसी चीज़ जो ऐसी आग भड़काती है जिसे उम्र गुजरने के साथ भी एक अरसे तक बुझाया नहीं जा सकता? तुम्हें मानना पड़ेगा कि यह भी वक्त काटने का एक ढंग है, क्यों? इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? यह एक बीमारी है, सो भी खतरनाक बीमारी। अच्छा, तो तुम ये सोच रहे हो मैं मानता हूँ कि यह एक बीमारी है, हद से आगे बढ़ी, हर चीज़ की तरह, और इस तरह के सिलसिलों में कोई भी आदमी हद से आगे बढ़े बिना रह नहीं सकता। लेकिन पहली बात तो यह है कि इसका दारोमदार इस पर होता है कि कौन किस किस्म का है। दूसरे, हर बात में आदमी को कुछ न कुछ संतुलन, कोई ना कोई हिसाब तो रखना ही पड़ता है, चाहे वह हिसाब कितना ही बुरा हो। अगर ऐसा ना हो तो आदमी अपने भेजे में गोली मार कर मर जाए। याद रखना, मैं इस बात को पूरी तरह मानता हूँ कि शरीफ आदमी का कर्तव्य होता है ऐसी ऊब झेलना, लेकिन बहरहाल तो आप अपने भेजे में गोली मारकर मर सकते हैं। हे भगवान! स्विद्रिगाइलोव ने उकताकर उसका सवाल टालते हुए कहा। मेहरबानी करके इसकी बात ना करो, उसने जल्दी से कहा। उसमें अब वह पहले वाला डींग मारने का भाव नहीं था, चेहरे का भाव भी बदला हुआ लग रहा था। माफ़ करना, लेकिन मुझे डर है कि मैं एक ऐसी कमज़ोरी का अपराधी हूँ जिसे माफ़ नहीं किया जा सकता। मेरे दिल में मौत का डर है और मैं नहीं चाहता कि लोग उसकी चर्चा करें। क्या तुम जानते हो कि मैं थोड़ा सा रहस्यवादी हूँ? खूब। और वह आपकी बीवी का भूत, वह अब भी आता है। भगवान के लिए उसकी चर्चा न करो। पीटर्सबर्ग में तो वह अभी तक नहीं आया है। लानत है उस पर, उसने अचानक चिढ़कर जोर से कहा। नहीं, बेहतर हो हम लोग कुछ और बातें करें। लेकिन अफसोस कि मेरे पास वक्त नहीं है। मैं तुम्हारे पास अब और ज़्यादा देर नहीं रुक सकता। वक्त होता तो मैं तुम्हें कुछ न कुछ बताता। जा क्यों रहे हैं? कोई औरत है। हाँ, एक औरत है। इत्तफाक से ही मुलाकात हो गई थी, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा था। लेकिन इस सारे घिनौनेपन का आप पर क्या कोई असर नहीं होता? क्या आप में इस सिलसिले को रोकने की काबिलियत नहीं रही? तुम काबिलियत की बात कर रहे हो? हाँ, मानना पड़ेगा दोस्त कि तुमने मुझे हैरत में डाल दिया, हालांकि मैं पहले से जानता था कि ऐसा ही होगा। तुम मुझसे बदकारी और जिंदगी की खूबसूरती की बातें कर रहे हो। तुम शिला हो, आदर्शवादी हो। खैर, ये सब कुछ वैसा ही है जैसा कि होना चाहिए। ताज्जुब तो तब होता जब ऐसा न होता। फिर भी जब जिंदगी में इस तरह की किसी चीज़ से पाला पड़ता है तो ताज्जुब होता है। अफसोस है कि मेरे पास बहुत थोड़ा वक्त है, जबकि तुम बहुत ही दिलचस्प आदमी हो। अच्छा, ये बताओ, शिल तुम्हें पसंद है क्या? मुझे तो बेपनाह पसंद है। हे भगवान, आप भी किस कदर शेखीबाज हैं। रस्कोल्निकोव ने कुछ बेजारी से कहा। नहीं दोस्त, स्विद्रिगाइलोव ने हंसते हुए जवाब दिया।
लेकिन मैं बहस नहीं करूंगा। शेखीबाज शायद मैं हूँ। अगर किसी को कोई नुकसान न हो तो थोड़ी सी शेखीबाजी में हर्ज क्या है। देखो, मैंने अपनी बीवी के साथ 7 साल देहात में बिताए हैं। इसलिए अब जबकि मेरी मुलाकात तुम्हारे जैसे होशियार, समझदार और बेहद दिलचस्प आदमी से हुई है, तो मुझे बातचीत करके खुशी हो रही है। अलावा इसके, मैंने आधा गिलास शराब भी पी रखी है और मुझे लगता है वो मुझे कुछ चढ़ भी गई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक ऐसी बात हुई है जिसने मेरे अंदर काफी जोश भर दिया है, लेकिन जिसके बारे में मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगा। तुम चले कहाँ? स्विद्रिगाइलोव ने अचानक घबरा कर पूछा। रस्कोल्निकोव उठने ही वाला था। वह न जाने क्यों उदास हो गया था। उसका दम घुट रहा था और वह कुछ अटपटा सा महसूस कर रहा था। मन ही मन वह पूछ रहा था कि वह यहाँ आया ही क्यों। अब उसे पक्का यकीन हो चुका था कि स्विद्रिगाइलोव दुनिया का सबसे निकम्मा और सबसे बेकार, दुष्ट आदमी था। ए भले आदमी, भगवान के लिए बैठ भी जाओ। कुछ देर तो और ठहरो, स्विद्रिगाइलोव ने गिड़गिड़ा कर कहा। मुझे कम से कम चाय पिलाने का मौका तो दो। थोड़ी देर और बैठो मेरे साथ, और मैं कोई बकवास नहीं करूँगा। मेरा मतलब है अपने बारे में। मैं तुम्हें कुछ और बातें बताऊंगा। चाहो तो मैं तुम्हें ये बताऊं कि किस तरह एक औरत ने, तुम्हारे शब्दों में, मुझे बचाने की कोशिश की थी। यही सचमुच तुम्हारे पहले सवाल का जवाब होगा क्योंकि वह औरत तुम्हारी बहन थी। तुम्हें बताऊं वह बात, इससे वक्त काटने में भी मदद मिलेगी। अच्छी बात है, लेकिन उम्मीद है कि आप... अरे, तुम परेशान मत हो। मेरे जैसे गंदे और खोखले इंसान के दिल में भी अवदोत्या रोमानोवना के लिए भरपूर गहरी इज्जत के अलावा और कोई जज्बा नहीं हो सकता।